साफी साहब, क्या सिर्फ इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में ये इत्मीनान पाया जा रहा है कि हमारी मौशी पॉलिसीज़ दुरुस्त समत में हैं और इसके समरात बहुत जल्द आना भी शुरू हो चुके हैं और आवाम तक भी पहुँचेंगे? मरियम, वैसे इस्लामाबाद की फ़िज़ा में तो ये इत्मीनान मुकम्मल तौर पर नहीं है, लेकिन मस्बत इशारे ज़रूर मिले हैं कुछ मुद्दत से। और स्टॉक मार्केट का ज़िक्र सलमान गनी साहब ने किया, उसका जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। स्टॉक मार्केट बिलाशुबा मईशत का पैमाना मुकम्मल कामिल पैमाना नहीं है, लेकिन इससे हमें इशारियों का अंदाज़ा ज़रूर होता है। और आपने देखा होगा कि आलमी सतह पे पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से भी गुज़िश्ता 3 महीनों के हवाले से इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी तस्वुर की जा रही है। दूसरा, सऊदी वफूद का तबादला सऊदी अरब की जानिब से गोचे अभी तक अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ और मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान में आने का इंतज़ार है। उससे पहले शायद वज़ीर आज़म साहब UAE का भी दौरा करें, और अभी सलमान गनी साहब जो वज़ीर आज़म साहब से मिल के आ रहे कंफर्म कर रहे हैं कि 4 से 7 जून को वज़ीर आज़म साहब CPEC के दूसरे फेज़ के बाकायदा आगाज़ के हवाले से चीन का अहम दौरा करेंगे। और मुझे ज़ाहिर तौर पे पता है, इस बात का इल्म है कि चीन में वज़ीर आज़म साहब का इंतज़ार किया जा रहा है और चीन पाकिस्तान के साथ मज़ीद अपने ताउन को बढ़ाने पर राज़ी है। तो ये तमाम अंदाज़े और जो माहौल बना हुआ है, इससे हम कह सकते हैं कि आज से साल 1.5 साल पहले जो पाकिस्तान की मईशत जिस वेंटिलेटर पे थी, उस कम से कम वेंटिलेटर अभी हटा दिया गया है और अपनी जो तबई सांसों पे अब हमारी मईशत को डाला गया है। उससे ज़ाहिर है मरीज़ को जब वेंटिलेटर से हटाया जाता है तो तकलीफ़ तो होती है, अवाम बदस्तूर तकलीफ़ में है, महंगाई की लहर कायम है और रोटी भी 15 रुपए की हर जगह नहीं मिल रही और नान भी 25 रुपए का हर जगह दस्तयाब नहीं है। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारों का जो एक रिपोर्ट है, उस पर यह कहा जा रहा है कि अगले साल 17% तक पाकिस्तान में अशियाए ज़रूरी की कीमतों में कमी आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें मस्बत है। हमारा मीडिया भी और जो हमारा अहले दानिश है वो भी मस्बत चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करता। उनको जो हम मनफी चीज़ों को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, अगर मस्बत चीज़ों को भी बढ़ाने का हम हुनर सीखे तो शायद इस कौम का उस पर फ़ायदा हो। कुछ सब चीज़ें हरा हरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम जो पाकिस्तान को हमने कोई यूरोप बना लिया है या कोई चीन बना लिया है, लेकिन कम से कम ये बातें अब नहीं हो रही कि हमारी मईशत दिवालिया हो रही है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान ठीक है। आप कुछ अर्सा पहले तक जो गहरी मायूसी पाई जाती थी मौशी हवाले से, अब मायूसी के वो बादल छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफी साहब, वज़ीर आज़म का मानना है कि अगर मामला इस तरह चलते रहे तो फिर मुल्क तो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता, तो वज़ीर आज़म को कोई इनिशिएटिव लेना होगा इस मामले को सेटल डाउन करने के लिए। ज़ाहिर है अगर इदारों में तसादुम के टकराव की कैफियत है तो इसका ज़िम्मेदारी बराह रास्त पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म पे आयद होती है और वज़ीर आज़म ही को इनिशिएट करना होता है। उन्होंने इदारों के दरमियान जो है मुफाहमत और इदारों को अपने हुदूद में रखना होता है एज़ ए मुल्क के सरबराह के तौर पर। लेकिन जो आपका मौजू है, जो सवाल है आपका कि जो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में आप सवाल पूछ रही है, कल भी मैंने आपको कहा था कि उनके कायद जो है वो एहतिसाब का मुतालबा कर रहे हैं और राना साहब जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स की बात हो रही है। तो ये कम से कम ये स्पेसिफिक मामला जो जजों का है, ये आउट ऑफ कोर्ट तो हल हो ही नहीं सकता। एक पाकिस्तान के एक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने के 6 जजों ने मुश्तरका ख़त लिखा है, कोर्ट के अंदर से आवाज़ उठी है और पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत ने उस पर एक्शन लिया है, केस उस पर अब ज़ेर समाअत है। तो राना साहब ये बताए कि ये 2 अदालतें हम किस तरह मिन्हा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इस पूरे मामले से। या तो इस बात का इंतज़ार किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला आए और कोई अहकामात उनकी तरफ से सादिर हो, फिर वफाक और इदारे बैठ के जिन इदारों पे उंगलियां उठाई गई है, जिन पे शिकायत की गई, तो तब ही फिर इंतज़ामी तौर पर और हुकूमती तौर पर और सियासी तौर पर इस मामले को देखा जा सकता है। ठीक है साहब, कल हम देख रहे थे कि हिदायत की गई कि फौरी तौर पर अमीर मकाम साहब पहुंचे वहां पर, इसहाक डार साहब भी कह रहे थे हम जाना चाह रहे थे लेकिन वहां से रोक दिया गया। इसकी क्या वजह है और हुकूमती रेट क्यों नहीं दिखाई दी वहां पर?
دیکھیے میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ کرغزستان میں بہت سارے اندرونی مسائل ہیں، ان کی سرحدی تنازع چل رہا ہے ازبکستان کے ساتھ، وہاں پہ مسلکی اور قومیت کے بنیاد پہ بھی اس قسم کے بلوے ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری جو ہے یادداشتیں بہت کمزور ہے۔ ایک پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اسی ملک میں ایک طالب علم، پاکستانی طالب علم کو شہید کیا گیا تھا، اور آپ جانتی ہے کہ اس کے والدین نے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سامنے بہت زیادہ احتجاج بھی کیا تھا، دفتر خارجہ کے سامنے بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی، لیکن تب سے لے کر اب تک ان 10-12 ہزار طالب علموں کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اب ایک دفعہ جب دوبارہ یہ واقعہ ہوا تو تب ہمیں جا کے ہوش آیا کہ اتنے بڑی تعداد میں ہمارے طلبہ وہاں پہ کس طرح مقیم ہے، کیوں مقیم ہے، وہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کرغزستان میں پاکستانی طالب علموں کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ساکھدار صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں، اور سنٹرل ایشیا میں موجود ہمارے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پاکستانی طالب علم کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے کچھ اکاؤنٹ سے یہ باتیں پھیلائی گئی تھی۔ والدین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جن کے جگر گوشے وطن سے باہر تعلیم کے لیے موجود ہو، اور ان کو یہ خبریں جب پہنچ رہی ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، دوسرے کیوں نہیں گئے وہاں کے وزیر خارجہ نے خود ہمارے وزیر خارجہ ساکھدار صاحب سے بات کی کہ حالات اب کنٹرول میں ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے نائب وزیر خارجہ کرغزستان کے وہ اس متاثرہ جگہ پہ گئے، اس ہاسٹل کا دورہ کیا ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ سیکیورٹی کے مسئلے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، آئندہ ایسی حالت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو مقامی کرغز باشندے ہیں وہ امدادی اشیاء اور خیر سگالی کے جذبے کے تحت تمام جو طالب علم وہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اور پاکستانی حکومت نے جو سوئفٹ ایکشن لیا ہے، ہمارے پڑوس پہ تو بڑی مثال دی جاتی ہے ہندوستان کی، بھارت کی، وہاں سے ابھی تک نہ ان کے وزیر خارجہ اس طرح ایکٹیو آئے ہیں، نہ وہاں سے کوئی اسپیشل فلائٹ گئی ہے،